जय हिंद बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल अनिल ट्यूटोरियल क्लासेस में। बच्चों, तो आज जो आपको वीडियो का थंबनेल और टाइटल दिखा होगा, इससे पता चल गया होगा कि आज हम लोग क्लास 10 के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, सत्ता होगा, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी देखने जा रहे हैं। बच्चों, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी देखने जा रहे हैं। तो ये चैप्टर हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 है, पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक शास्त्र। इसे हम लोग सिविक्स के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम लोग जो ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं, इसमें इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको समझेंगे। ये हमारा नोट्स नहीं है, इसमें हम क्वेश्चन आंसर नहीं दिखाएंगे। इसमें मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि इस चैप्टर में है उन्हें मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग सबसे पहले ये देख ले, जो ये चैप्टर है बच्चों, इस चैप्टर में हम लोगों को जो देखना है और जो पढ़ना है, पहले उस पर जिक्र कर लेते हैं। देखिए, इस चैप्टर में या सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, जो भी बोलिए आप, इसमें सबसे पहले हमारे पास बार बार क्वेश्चन आता है, बार बार टॉपिक आता है कि शासन का रूप क्या है, शासन कितने प्रकार के हैं, सरकार क्या होती है, लोकतंत्र क्या है, संविधान क्या है। ये कुछ चीजें हैं जो हम लोगों को, जो पॉलिटिकल साइंस है, उसमें समझना ही पड़ेगा। जब तक हम इससे नहीं समझेंगे, हम लोग पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत नहीं कर पाएंगे। तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, उस टॉपिक में शासन, सरकार, लोकतंत्र और संविधान को बेहतर तरीके से समझेंगे। उसके बाद चैप्टर में हम लोग जाएंगे, जो चैप्टर में एंट्री करेंगे उसमें समझेंगे कि सत्ता की साझेदारी क्या होती है, इसको समझेंगे। इस चैप्टर में जो मुख्य टॉपिक है, जाति, धर्म, लिंग, इन सब चीजों का पॉलिटिक्स पर यानी राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो इन सब चीजों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। उसके बाद चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आप लोगों ने ये सब चीजें जो है, सरकार, संविधान, लोकतंत्र, इन सब चीजों के बारे में क्लास 9 में भी ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। ठीक है बच्चों, तो उसको भी अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आपके माइंड में होगा ही। फिर भी हम आपको ये बताएंगे, क्योंकि इसको बिना बताए पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत करना मूर्खता वाला काम है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग उसको पहले समझेंगे, उसके बाद चैप्टर को बेहतर तरीके से एनालिसिस करेंगे, उसको समझेंगे, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको बेहतर तरीके से देखेंगे। तब जाके हम लोग इस चैप्टर के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को देखेंगे और उसका भी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये चैप्टर नंबर 1 है बच्चों। मैं बारी बारी से पूरे चैप्टर को, जो आर्ट्स ग्रुप है उसका चैप्टर मैं आप लोगों को पूरा, जो आपका एग्जाम आने वाला है 2026 का, उसके पहले मैं आपको करवा दूंगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए समय को ना गवाते हुए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन हाँ, इसके पहले अगर हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा भी फायदा पहुंचा रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए बच्चों। इससे हम लोग थोड़ा मोटिवेट होते हैं, हमारे अंदर एक एनर्जी आती है। हम जो मेहनत करते हैं वो मेहनत हमारा आपके सब्सक्राइब और लाइक तथा शेयर से प्राप्त होता है बच्चों। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देते हैं तो हम लोगों ने जो मेहनत किया है वो मेहनत हमारा कुछ हद तक सफल होता है बच्चों। ठीक है, तो आपके लाइक और सब्सक्राइब या लाइक, सब्सक्राइब या फिर शेयर करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन बच्चों इससे हम लोग बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं। तो फटाफट से जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। हो सके तो बेल आइकन में दबा दीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलता रहे। तो चलिए फटाफट से हम लोग लेसन को शुरू करते हैं बच्चों। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इस चैप्टर में हम लोग जो इस अध्याय को शुरू करेंगे उसके पहले कुछ चीजों पर जिक्र करेंगे। जैसे सबसे पहला चीज तो जिक्र करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस होता क्या है। ये राजनीतिक शास्त्र जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये है क्या। अगर राजनीतिक शास्त्र में किन चीजों को पढ़ना है, क्या है, इसको अगर हम लोग नहीं समझेंगे बच्चों पॉलिटिकल साइंस के बारे में कि पॉलिटिकल साइंस है क्या, या राजनीतिक शास्त्र, राजनीतिक सामाजिक शास्त्र, सॉरी राजनीतिक शास्त्र या राजनीतिक विज्ञान है क्या, उसको जब तक नहीं समझेंगे बच्चों तब तक हम लोग इसको पढ़ के भी हमारे लिए कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि जिस विषय को पढ़ना है हमें कम से कम ये पता होना चाहिए कि वो विषय है क्या, उसमें हम लोगों को किन चीजों को पढ़ना है। ठीक है, दूसरा चीज देखेंगे संविधान क्या है बच्चों, संविधान के बारे में समझेंगे।
फिर देखेंगे सरकार और उसके विषय के बारे में समझेंगे, सरकार के तरीके, शासन के तरीके कौन कौन से हैं, इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे। सरकार और उसके विषय में सरकार के अंग को देखेंगे। ठीक है बच्चों, सरकार के कौन कौन से अंग है, सरकार किस तरह काम करती है, इन सब चीजों को हम लोग थोड़ा सा बेहतर तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं राजनीति शास्त्र क्या होता है। जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, पॉलिटिकल साइंस, ये है क्या। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारा सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस, उस सोशल साइंस का एक अंग है पॉलिटिकल साइंस। सामाजिक विज्ञान का ही एक अंग है बच्चों, एक क्षेत्र है। राजनीतिक विज्ञान शास्त्र जो है सामाजिक विज्ञान है, एक तरह का एक सामाजिक विज्ञान है, यानी सामाजिक विज्ञान का एक अंग है राजनीतिक शास्त्र, जिसमें हम लोगों को शासन, सत्ता और राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करना है। यानी राजनीतिक शास्त्र में हमको क्या पढ़ना होगा बच्चों, शासन को पढ़ना होगा हम लोगों को। ठीक है, शासन चलता कैसे है इसके बारे में जानना होगा, सत्ता प्राप्त कैसे होती है इसको समझना होगा, ये जो पॉलिटिकल व्यवस्था है, जो राजनीतिक व्यवस्था है, ये किस प्रकार काम करती है इसको समझना होगा। ठीक है बच्चों, इन सब चीजों का अध्ययन हम लोग पॉलिटिकल साइंस में करते हैं। यानी सरकार का संरचना क्या है, सरकार किस प्रकार काम करती है, सरकार, ये पॉलिटिकल व्यवहार क्या होता है सरकार को, सरकार का विदेशों के साथ संबंध क्या होता है, इन सारी चीजों के कहने का मतलब होता है जो वर्क है सरकार का, वह विदेशों के साथ किस प्रकार का रिलेशन है, सरकार विदेशों के साथ कैसा संबंध बना के रख रही है, सरकार का व्यवहार क्या है, सरकार के कार्य करने का तरीका क्या है, सरकार का गठन किस प्रकार होता है, इन सब चीजों को हम लोग पॉलिटिकल साइंस में ही देखेंगे, पॉलिटिकल साइंस में ही समझेंगे। तो यहाँ पर एक चीज तो क्लियर हो गया कि राजनीतिक शास्त्र जो है वो हमारे सामाजिक विज्ञान का एक अंग है बच्चों, जिसमें हम लोग सरकार के कार्य प्रणाली को समझते हैं, सरकार का संरचना कैसा होता है उसके बारे में जानते हैं, उसके राजनीतिक व्यवहार यानी सरकार किस प्रकार का व्यवहार करती है, किस प्रकार का व्यवस्था बना के रखती है पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, उसको समझेंगे। या विभिन्न देशों के साथ सरकार का अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसा है, चाहे जापान से हो, चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे बांग्लादेश से हो, सरकार का संबंध जो है कैसा है और क्यों है, इन सब चीजों को हम लोग पॉलिटिकल साइंस के तहत ही देखते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, जो अरस्तु है बच्चों, अरस्तु को राजनीतिक शास्त्र का फादर या जनक माना गया है। तो पूछा जा सकता है कि पॉलिटिकल साइंस के जनक कौन है, तो अरस्तु है बच्चों। उन्होंने सबसे पहले किताब लिखी थी राजनीति। राजनीति, राज्य की नीति, राज्य की नीति, राज्य के नियम, राज्य के सोच, राज्य के विचार, राज्य का गठन, ये सब राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत ही आते हैं। और ये राजनीति नामक पुस्तक, जिसको अंग्रेजी में पॉलिटिक्स कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, ये पॉलिटिकल जो कहता है, ये पॉलिटिकल शब्द का पहला प्रयोग भी सबसे पहले अरस्तु ने ही किया है, पॉलिटिक्स का प्रयोग, राजनीति का प्रयोग, और उन्हीं की किताब है राजनीति। और इस राजनीति में हम लोग राजनीति दर्शन जो होता है, राजनीति शास्त्र जो होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और याद रखिएगा, राजनीति दर्शन का नींव डालने वाले ही अरस्तु हैं, इसकी शुरुआत करने वाले ही अरस्तु हैं। ठीक है बच्चों, और इस राजनीतिक शास्त्र में राज्य की, नागरिकों की और सरकार के आदर्शों का, स्वरूपों का जानकारी हम लोगों को दिया गया है। ये जो राजनीति नामक पुस्तक है, जो कि अरस्तु महोदय ने लिखा है, उस पुस्तक में उन्होंने राज्य का जो स्वरूप क्या है, काम क्या है, नागरिकों का स्वरूप क्या है, काम क्या है, उसके अधिकार क्या है, सरकार के स्वरूप क्या है, काम क्या है, उसके अधिकार क्या है, इन सब चीजों का वर्णन पॉलिटिक्स में, राजनीति में अरस्तु ने सबसे पहले की है। इसलिए अरस्तु को हम लोग पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक शास्त्र का पिता के नाम रूप में भी जानते हैं बच्चों। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है, हम लोग संविधान के बारे में भी देखते हैं कि संविधान क्या होता है और संविधान को समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो जहां तक संविधान को के बारे में बात किया जाए, हर देश का एक अपना नियम होता है। उस नियम को जब वो लिखित रूप में लिख देते हैं, किताब के रूप में लिख देते हैं, तो उसको संविधान कहते हैं। देश के चलाने के, देश के शासन के चलाने के नियम को, देश के सरकार के गठन के नियम को, या फिर
सरकार की संरचना को, नागरिकों के अधिकार को, कोई भी चीज को जो देश के अंदर लागू है, उन सभी चीजों को अगर हम लोग किताब के रूप में लिख दें तो उसको हम लोग कहते हैं संविधान। यानी मुख्य रूप से कहा जाए तो जो हमारा देश है उस देश के कानून के किताब को संविधान कहते हैं। देश का जो कानून है उस कानून की किताब को बच्चों हम लोग क्या कहेंगे? संविधान कहेंगे। यानी संविधान किसी देश या राज्य के संचालन के लिए मूलभूत नियमों और सिद्धांतों का लिखित दस्तावेज है। संविधान जो बच्चों एक लिखित दस्तावेज है, मौखिक दस्तावेज नहीं है, एक लिखित दस्तावेज है जिसमें हमको पता चलता है, जिससे हम लोग ये जान पाते हैं कि राज्य का संचालन कैसे होता है। ठीक है, किसी भी देश का या राज्य का संचालन कैसे होता है, उसके लिए कौन से नियम बनाए गए हैं, कौन से सिद्धांत बनाए गए हैं, इन सब चीजों का लिखित रूप संविधान है। संविधान कहने का मतलब देश का कानून का किताब है। संविधान ही तय करता है कि सरकार कैसे बनाई जाएगी, सरकार का स्वरूप कैसा होगा, सरकार का संरचना कैसा होगा, सरकार कैसी होगी, सरकार कैसे काम करेंगे, नागरिकों का अधिकार क्या होगा, नागरिकों का कर्तव्य क्या होगा। इन सब चीजों के बारे में हमें जानकारी कौन देता है बच्चों? तो हमें जानकारी देता है संविधान। यानी कहीं ना कहीं संविधान को देश के कानून का किताब करते हैं, जो देश का और सरकार का नियम को तय करती है, उसके सिद्धांतों को बताती है। एक तरह से वह देश के और सरकार का एक लिखित दस्तावेज है बच्चों, जो लिखित रूप में रहता है, एक किताब के रूप में रहता है। और जो हम लोगों को संविधान जो है हम लोगों को कहीं ना कहीं देश में सरकार के गठन के बारे में, उसकी संरचना के बारे में, उसके कार्यों के बारे में, नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में, किसी को पनिशमेंट देने के बारे में, सब चीज के बारे में जो नियम है वो नियम का संग्रह ही संविधान है, जो लिखित दस्तावेज है, जो लिखित रूप है। जैसे मान लीजिए एक समय राजा का राज हुआ करता था, तो राजा के समय संविधान नहीं होता था। राजा जब मन हुआ, जिसको मन हुआ जैसे सजा दिया। किसी को चोरी करने के लिए हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया, तो किसी को चोरी करने के लिए 2-4 कुछ छोटे मोटे फाइन करके छोड़ दिया, तो राजा पे डिपेंड करता था। लेकिन अगर अभी कहा जाए, संविधान के नियम के अनुसार कहा जाए, तो चोरी करने वाले को जो सजा मिलती है वो सबके लिए बराबर है। इसमें सरकार का कोई रोल नहीं कि वो उसका पसंदीदा आदमी है तो उसको छोड़ देगा या कम सजा दे देगा। संविधान के नियम के अनुसार जो है उसको काम करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, और याद रखिएगा विश्व में सबसे पहला संविधान बना था अमेरिका का, जो 1787 ईस्वी में बन गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व का पहला संविधान कहाँ का बच्चों? तो विश्व का पहला संविधान है अमेरिका का। और अगर बात किया जाए सबसे बड़ा संविधान किसका बच्चों? तो सबसे बड़ा संविधान है भारत का, जो 26 नवंबर 1949 को बना, लेकिन लागू किया गया है 26 जनवरी 1950 को। याद रखिएगा, जो विश्व का पहला संविधान है वो अमेरिका का है, जो 1787 में बना है, और विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का है, जो 26 नवंबर 1949 को बन गया था, लेकिन लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। 2 महीने के बाद उसको लागू किया गया। तो एक दिमाग हमारे माइंड में एक सवाल पैदा होगा कि आखिर क्यों संविधान 2 महीने के बाद लागू किया गया? जब 26 नवंबर 1949 को बन गया तो 27, 28, 29, 30, 31 1950 में लागू कर दिया जाता। क्या कारण था कि 26 जनवरी 1950 के दिन को ही संविधान को लागू करने के लिए चुना गया? तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में 1930 से ही 26 जनवरी के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। 1930 से ही पूरे भारत में 26 जनवरी के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। पहला बार 1930 में 26 जनवरी के दिन पंजाब में रावी नदी के किनारे झंडा फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, 26 जनवरी 1930 के दिन। और उस 1930 के बाद से हर साल 31 में, 32 में, 33 में, 34 में, यानी 1947 तक हर साल 26 जनवरी को भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, हर साल 1930 के बाद से। ठीक है बच्चों, लेकिन इंडिया को आजादी मिली 15 अगस्त 1947। तो क्या समझ में आया इससे कि अब जो आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को, तो अब हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे
हर साल मनाया जाएगा 15 अगस्त को। लेकिन इसके पहले हर साल मनाया जा रहा था कब बच्चों? तो हर साल मनाया जा रहा था 26 जनवरी को। तो कहीं ना कहीं 26 जनवरी जो है अपने महत्व को खोता है। 26 जनवरी का वैल्यू खत्म हो जाता है, लोग 26 जनवरी को भूल जाते। इसीलिए सरकार ने निर्णय लिया कि अगर वो 26 जनवरी को संविधान लागू कर देंगे। याद रखिएगा, जिस दिन देश आजाद होता है वह इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्रता दिवस, और जिस दिन संविधान लागू होता है, देश में नियम लागू होता है, उस दिन से मनाया जाता है गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। ठीक है, तो 26 जनवरी का महत्व बरकरार रहे, इसीलिए सरकार ने यह निर्णय लिया कि अब हर साल 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा? तो इसके लिए यह करना होगा कि 26 नवंबर को जो संविधान बन गया उसको उस दिन लागू न करके 26 जनवरी को लागू कर दिया जाए, ताकि 26 जनवरी का महत्व भी बरकरार रहे और वह रिपब्लिक के गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाए। तब से लेके अब तक कंटिन्यू हमारे देश में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी 1950 के बाद से। ठीक है बच्चों, तो ये इसीलिए 26 जनवरी का दिन चुना गया, ताकि 26 जनवरी का जो महत्व है, जो 26 जनवरी भी हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन था 1930 से, तो उसके महत्व को बरकरार रखने के लिए 26 जनवरी को ही संविधान लागू किया गया, जबकि 26 नवंबर को वह बन गया था। अब ध्यान दीजिए कि आखिर क्या कारण है कि जो भारत का संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो याद रखिएगा, भारत के संविधान में 25 भाग है बच्चों, 449 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां, और इतना बड़ा, इतने भाग, इतने अनुसूचियां, इतने टॉपिक विश्व के और किसी भी संविधान में नहीं है बच्चों। इसलिए भारत के संविधान को विश्व का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा संविधान कहा जाता है, सबसे लंबा संविधान कहा जाता है। तो हम लोगों ने संविधान क्या है यह भी देख लिया और पॉलिटिकल साइंस भी समझ लिया। इन दो टॉपिक्स को हम लोगों ने देख लिया, राजनीतिक शास्त्र क्या है, संविधान क्या है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग सरकार के गठन और इसको समझेंगे, लेकिन उसके पहले एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, लोकतंत्र को समझ लेते हैं हम लोग। आपका चैप्टर में लोकतंत्र बार बार आएगा, तो पहले हम लोग लोकतंत्र को समझ लेते हैं, क्योंकि लोकतंत्र भी पॉलिटिकल साइंस और आपके चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट पक्ष है बच्चों। ठीक है, इम्पोर्टेंट पहलू है। तो चलिए हम लोग थोड़ा लोकतंत्र को देख लेंगे, लोकतंत्र के बारे में समझ लेते हैं बच्चों। तो देखिए, लोकतंत्र जो है ना, अंग्रेजी का एक शब्द है डेमोक्रेसी। ठीक है बच्चों, डेमोक्रेसी से लोकतंत्र का अंग्रेजी डेमोक्रेसी होता है बच्चों। और डेमोक्रेसी जो है ग्रीक के दो शब्द डेमोस और क्रेसिया से बना है। डेमोक्रेसी किससे बना बच्चों? डेमोस और क्रेसिया। याद रखिएगा, ये डेमोस और क्रेसिया होगा, क्रोसिया लिखा गया है। डेमोस और क्रेसिया ये दोनों जो है ना बच्चों, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। जो ग्रीक है उसका शब्द है डेमोस और क्रेसिया। डेमोस का अर्थ होता है बच्चों जनता, और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। ठीक है बच्चों, जनता और शासन। डेमोस का अर्थ जनता और क्रेसिया का अर्थ शासन होता है। अतः अगर हम लोग शब्द उत्पत्ति पे जाए, शब्द को देखें, तो यह क्लियर हो जाता है जो डेमोक्रेसी है, दो शब्द डेमोस और क्रेसिया से बना बच्चों। और डेमोस का अर्थ होता है जनता, क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। अतः डेमोक्रेसी का अर्थ हो गया जनता का शासन, यानी वह शासन जिसमें जनता का मत होता है। आप लोग अगर ध्यान दीजिएगा, राजतंत्र में जनता का कोई वैल्यू नहीं था। ना जनता वोट कर सकती थी, ना जनता शासन कर सकती थी, कुछ अधिकार नहीं था। राजा का बेटा राजा बन जाता था, तो हमारे जैसे जनता का कोई वैल्यू था उसमें? कोई वैल्यू नहीं था। जो भी वैल्यू था कुलीन वर्ग और राजशाही राजघराने का था, जनता का कोई वैल्यू था ही नहीं बच्चों। लेकिन जैसे ही लोकतंत्र आया, डेमोक्रेसी आया, जनता का महत्व बढ़ गया बच्चों, तो और जनता ही सर्वे सर्वा हो गई। इसलिए लोकतंत्र को जनता का शासन कहा गया है, क्योंकि ये दो शब्द डेमोस और क्रेसिया से बनी है, जिसका अर्थ होता है जनता और शासन। और याद रखिएगा, बहुत बड़े राजनीतिक शास्त्री थे अब्राहम लिंकन, उन्होंने इसकी परिभाषा दिया है।
और लोकतंत्र की बहुत सारे लोगों ने परिभाषा दिया। कोई कहते हैं कि जनता का शासन लोकतंत्र कहलाता है, जिसमें संप्रभु जनता रहे वह लोकतंत्र कहलाता है, ऑल इन ऑल पब्लिक रहे जनता रहे लोकतंत्र कहलाता है। लेकिन अब्राहम लिंकन ने कहा है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन है। अब्राहम लिंकन ने सबसे सही परिभाषा इसकी दी है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन है। यानी लोकतंत्र के केंद्र में बच्चों कौन है? जनता है। लोकतंत्र में जनता ही शासन का केंद्र है, जनता ही सरकार बनाती है। कैसे बनाती है बच्चों? लोकतंत्र में जनता वोट देती है और वोट देकर सरकार बनाती है। और आज के डेट में लोकतंत्र जो है बच्चों, वह शासन की सर्वोत्तम प्रणाली है, सबसे अच्छी प्रणाली है। इसको द बेस्ट की गिनती में हम लोग रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि इसमें जनता को वैल्यू मिलता है, जनता को महत्व दिया जाता है, जनता को सर्वे सर्वा माना जाता है। इसीलिए यह शासन प्रणाली सबसे महत्वपूर्ण शासन प्रणाली है। हर देश चाहता है कि वहां डेमोक्रेसी और लोकतंत्र की स्थापना हो। ठीक है बच्चों, और हम लोग बता दें, हम लोग समझ लेते हैं एक बात कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, क्योंकि भारत में सर्वे सर्वा जनता है, जनता वोट देती है, जनता ही सरकार चुनती है और सरकार का केंद्र ही जनता है। जनता ही पूरे पावर में रहती है और जनता ही जब चाहे सरकार का गठन करती है और सरकार को गिरा सकती है। समझे? क्योंकि हर 5 साल में चुनाव होना, आपको सरकार अच्छी नहीं लग रही, आप सरकार को वोट मत दीजिए, दूसरे को बना लीजिए सरकार। लेकिन राजा आपको पसंद नहीं है तो आप राजा को हटा के दूसरे को राजा नहीं बना सकते हैं, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। लोकतंत्र में ही जनता को वैल्यू है और गैर लोकतांत्रिक देश में जनता को कोई वैल्यू नहीं है बच्चों। तो लोकतंत्र हम लोग समझ में आ गया। अब हम लोग एक चीज देख लेते हैं, ये कि लोकतंत्र के कितने प्रकार है बच्चों। देखिए लोकतंत्र के ना 2 प्रकार है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है समझिए। डायरेक्ट का मतलब होता है हम सीधे गए, और इनडायरेक्ट का मतलब होता है हम नहीं गए, हमने किसी को भेजा। तो डायरेक्ट का मतलब होता है ये सरकार है, इसमें जनता सीधे भाग ली, वो हो गया डायरेक्ट। लेकिन इसमें जनता ने सीधे नहीं भाग लिया, इसमें जनता ने किसी व्यक्ति को चुना और चुन करके उसको सरकार में भेजा, वो होता है इनडायरेक्ट। जैसे हमारे यहाँ है, हम सरकार में सीधे भाग नहीं ले रहे बच्चे, बल्कि हम अपने प्रतिनिधि, जिसको हम लोग कैंडिडेट कहते हैं, जिसको हम लोग नेता या कैंडिडेट कहते हैं, जिसको हम लोग चुनाव के द्वारा वोट देकर चुनते हैं, वही जाती है केंद्र में, वही जाती है राज्य में, वही बनती है हमारे एमएलए, वही बनते हैं एमपी, और वही एमएलए एमपी आपस में पीएम और सीएम का चुनाव करते हैं बच्चों, और इस पीएम और सीएम का चुनाव करके सरकार का गठन करते हैं। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो गया जिसमें जनता सीधे भाग लेती है बच्चे। ठीक है, इसमें जनता सीधे भाग लेती है, और यह लोकतंत्र केवल एक ही देश में है पूरे वर्ल्ड में, स्विट्जरलैंड में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र लोकतंत्र का वह रूप है जिसमें किसी भी मुद्दे पर विचार विमर्श करने के लिए जनता ही डायरेक्ट भाग लेगी। किसी भी मुद्दे पर जनता की राय ली जाती है, उसकी वोटिंग होती है, और सभी लोग जिस पक्ष में वोट करते हैं सरकार उन्हीं बातों को मानती है। लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में बच्चों जनता सीधे भाग नहीं लेती है, बल्कि जनता के प्रतिनिधि भाग लेते हैं, जिसको कैंडिडेट कहते हैं, जिसको हम लोग एमएलए कहते हैं, जिसको हम लोग एमपी कहते हैं, जिसको हम लोग वोट देकर चुनकर भेजते हैं, वही भाग लेती है बच्चों, और वही शासन चलाती है, वही सरकार चलाती है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? इसका सीधा साधा एग्जाम्पल है भारत। ठीक है बच्चों, अब एक हमारे माइंड में सवाल आएगा कि भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष नहीं है, क्यों? अप्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है, क्यों? तो ध्यान दीजिएगा, भारत एक विशाल आबादी वाला देश है। इसकी आबादी लगभग 150 करोड़ के आसपास है, 142 करोड़ के आसपास है, 42 से 43 के बीच है बच्चों, बहुत ज्यादा, चीन से भी ज्यादा आज के डेट में भारत की आबादी है। अगले साल तक हम लोग पढ़ रहे थे कि विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश कौन है बच्चों? चाइना है। लेकिन इस साल हम लोग पढ़ रहे हैं विश्व की सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन है बच्चों? अपना इंडिया है। वी आर प्राउड ऑन आवर कंट्री बिकॉज इट बिकम फर्स्ट इन पॉपुलेशन। ठीक है बच्चों, बड़ा गर्व की बात है, समझ गए ना।
आप इसका अर्थ समझ ही सकते हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं आपको। ठीक है, तो अगर जनता सीधे भाग ले तो वो क्या होती है बच्चों, प्रत्यक्ष लोकतंत्र होती है। और जनता सीधे भाग नहीं ले बल्कि जनता के प्रतिनिधि भाग ले, वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, जिसमें हम लोग वोट देकर अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और वही प्रतिनिधि क्या करती है बच्चों, शासन करती है। जैसे अभी देख लीजिए, आप लोगों ने एमएलए को चुना, आप लोगों ने एमपी को चुना, वही आज जो हमारे देश में कोई भी कानून बनेगा उसमें आपको वोट देने का अधिकार नहीं होगा बच्चों। कौन वोट देंगे, हमारे एमएलए और हमारे एमपी वोट देंगे। वही एमएलए और एमपी जो है सरकार की नीतियां बनाएंगे, सरकार के कानून बनाएंगे और हमारे जो विकास का निर्णय इन्हीं के हाथों में होता है, हमारे हाथों में कुछ नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश कौन है बच्चों, स्विट्जरलैंड है। ठीक है, चलिए अब हम लोग शासन के प्रकार को समझते हैं बच्चों। शासन का प्रकार, इसको भी समझ लिया जाए। देखिए, शासन को मुख्य तो दो भाग में बांटा गया, एक होता है लोकतांत्रिक, यहाँ भी जहां जनता शासन करती है, एक होता है गैर लोकतांत्रिक, जहां संसार जो जनता है उसका कोई रोल शासन में नहीं होता है। लोकतांत्रिक में जो रोल होता है वो जनता का रोल होता है और गैर लोकतांत्रिक में जनता का शासन में कोई रोल नहीं होता है। यानी लोकतांत्रिक शासन में शासक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से सत्ता में आते हैं। यानी लोकतांत्रिक शासन में जो चुनकर हम लोग जो एमएलए, एमपी, सीएम जो भी बना, पीएम जो भी बना, प्रेसिडेंट कुछ भी बनता है, ये सभी बच्चों निष्पक्ष चुनाव के द्वारा, वोट के द्वारा सत्ता प्राप्त करते हैं। ये सब वोट जीतते हैं और जीत करके शासन में आते हैं। वह डायरेक्ट शासन में नहीं आते, खानदानी नहीं होता है बच्चों। वह वोट जीते, वोट देंगे, हम लोग अपना मतदान करेंगे, उनको वोट मिलेगा, वह अगर हाईएस्ट वोट लाएंगे तो जीतेंगे और सरकार बनाएंगे, नहीं लाएंगे, नहीं जीतेंगे, सरकार नहीं बनाएंगे। जो जीत के सरकार बनाएगी उसको सत्तारूढ़ी दल कहेंगे और जो सरकार नहीं बना पाएगी उनको हम लोग कहेंगे विरोधी दल। यानी राजनीतिक दल भी दो प्रकार के हो जाते हैं, सत्तारूढ़ी दल और विरोधी दल। जो दल सरकार बनाती है, जिनको पूर्ण बहुमत मिलता है, बहुमत बहुत ज्यादा मत, जिसको पूर्ण बहुमत मिलता है, वोट मिलता है सरकार बनाने के लिए, जितना सीट चाहिए उतना सीट वो जीत जाते हैं, वो सरकार बनाते हैं, उनको सत्तारूढ़ी दल कहते हैं। और जिनको पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, वो सरकार नहीं बना पाते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं विरोधी दल। ठीक है बच्चों, तो लोकतांत्रिक शासन में जो भी सरकार चुन कर आती है वह चुनाव के द्वारा चुनी जाती है। उनका पक्ष जो है, उनका जो पद जो है वो खानदानी नहीं होता है, या जबरन वो शासन स्थापित नहीं कर पाते हैं। उनको सत्ता तभी मिलेगी जब वो चुनाव में जीतेंगे। ये लोकतांत्रिक देश की पहचान है। लेकिन गैर लोकतांत्रिक देश में बच्चों शासन का निष्पक्ष चुनाव होता ही नहीं है। जो गैर लोकतांत्रिक देश है वहां चुनाव होगा ही नहीं, चुनाव का कोई रोल ही नहीं है। जिनमें सबसे पहला तरीका आता है निरंकुश शासन, यानी ये राजतंत्र होता है जो कि राजा के अधीन रहता है। इसमें सर्वे सर्वा कौन होते हैं बच्चों, सर्वे सर्वा होते हैं शासक, राजा। सारी शक्ति राजा के पास आती है। नाम ही तो पता चलता, निरंकुश, जिस पर कोई अंकुश यानी पाबंदी ना हो। जो शासक है उस पर कोई पाबंदी नहीं होती है, कोई अंकुश नहीं होता है, उसी के पास सारी शक्ति रहती है। जब चाहे जो नियम करे वह कर सकता है, उसको कोई कुछ बोल भी नहीं सकता है। ठीक है, वो अपनी इच्छा अनुसार शासन चलाता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं होती है। निरंकुश शासन में ये होता है, और जिसका उदाहरण है राजतंत्र। दूसरा होता है अधिनायकवादी शासन, तानशाही शासन, डिक्टेटरशिप, जो भी कह लीजिए बच्चों। और इसमें शासन का नियंत्रण जनता पर बहुत अधिक होता है। देखिए, इसमें जनता पर ज्यादा अत्याचार नहीं होता है। इसमें जो शासक होते हैं ये जनता को पूरे अपने कंट्रोल में रखते हैं, जो कि आपको नॉर्थ कोरिया में देखने को मिलता है बच्चों। नॉर्थ कोरिया में जहां पर किंग जोंग उंग का शासन है बच्चों। ठीक है, किंग जोंग उंग उत्तर कोरिया के अधिनायकवादी, उत्तर कोरिया के डिक्टेटर है, वो तानसा है, इनको तानसा कहते हैं। ठीक है बच्चों, और ये जो है ये पूर्ण रूप से जनता पर ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल रखता है, जनता पर ज्यादा से ज्यादा पाबंदियां रखता है। आप लोगों को मालूम है
उत्तर कोरिया के नियम, उत्तर कोरिया में जनता को कोई अधिकार नहीं, जनता को कुछ बोलने का ही अधिकार नहीं है। अगर वहां के लोग देश छोड़कर चल जाते हैं तो उनकी 3 पीढ़ियों को जेल में रहना पड़ता है। ठीक है बच्चों, यहां तक का कानून है, यानी जनता को कोई अधिकार नहीं है। जनता को पूरा कंट्रोल में शासक रखने की कोशिश करते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं अधिनायकवादी शासन, डिक्टेटरशिप, तानाशाही। ठीक है बच्चों, इसके अलावा सैनिक शासन भी गैर लोकतांत्रिक शासन का एक उदाहरण है, जिसमें सारी की सारी शक्ति किसके पास होती है बच्चों? सेना के पास होती है। जैसा कि आप लोगों को पता है, अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान में कई बार लोकतंत्र को हटा करके सेना का शासन हो गया है। उसी तरह हमारा एक पड़ोसी देश और है बर्मा, जिसको म्यांमार भी कहते हैं, वहां पर भी सेना का शासन हो गया है। यहाँ पर सरकार का संचालन सेना ही करती है, सेना ही सर्वे सर्वा होती है, सेना ही सब कुछ होती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा जो शासन का प्रकार है वो 2 हो गया, लोकतांत्रिक जिसमें जनता भाग लेती है, जिसमें वोटिंग होता है, गैर लोकतांत्रिक जिसमें जनता का कोई रोल नहीं होता है, इसमें वोटिंग बोल के कुछ नहीं होता है बच्चों। और गैर लोकतांत्रिक के अंग कौन कौन से आते हैं? तो गैर लोकतांत्रिक के अंग आते हैं निरंकुश शासन, जिसमें राजा का शासन होता है, राजा पर कोई पाबंदी नहीं होती है, राजा अपना इच्छा अनुसार संचालन करता है। अधिनायकवादी शासन, डिक्टेटरशिप, तानाशाही, जिसमें जो शासक होता है वो ज्यादा से ज्यादा जनता पर पाबंदी बना के रखता है, बहुत ज्यादा जनता पर कंट्रोल करके रखना चाहता है। वो चाहता है कि जनता उसके खिलाफ खड़ा हो ही ना, अगर कोई जनता उसके खिलाफ खड़ा होती है तो वो उसको मरवा देता है। इतना होता है, खौफ होता है वहां के जनता के अंदर शासक को लेके। इसके अलावा सैनिक शासन भी है, जो हमने म्यांमार और बर्मा में देखा। अभी भी बर्मा में सेना का शासन है बच्चों, ठीक है, और पाकिस्तान में तो कभी भी लग सकता है सेना का शासन, उसका तो कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे का टॉपिक जो है वो समझते हैं सरकार के अंग कितने हैं। देखिए, अगर हम लोग सरकार के अंग के बारे में बात करें, सरकार के 3 अंग होते हैं बच्चों, विधायिका, ठीक है, लेजिस्लेचर, कार्यपालिका, एक्सिक्यूटिव, और न्यायपालिका, जुडिशरी। सरकार के 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और ये तीनों अंग मिलकर सरकार का कामकाज चलाती है बच्चों। सरकार कितने भागों में बटी है? 3 भागों में, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और ये तीनों अंग मिलकर सरकार का काम चलाती है। ये तीनों अंग सरकार को चलाने का काम करती है। जैसे विधायिका का काम है बच्चों कानून को, विधायिका का काम है कानून बनाने का काम करती है विधायिका। विधायिका किसका काम करती है बच्चों? कानून बनाने का, यानी कोई भी काम, कानून जो बनेगा वह कानून कैसा होगा, उनमें कौन कौन से नियम डाले जाएंगे, कौन कौन सी धाराएं होगी, किस पे क्या पनिशमेंट मिलेगा, उन चीजों को बनाने का काम कौन करती है बच्चों? विधायिका करती है। ठीक है, और वो जो कानून बन के तैयार हो गया, उस बने हुए कानून को लागू करने का काम कौन करती है बच्चों? कार्यपालिका करती है। यानी कार्यपालिका जो है वह कानून, विधायिका ने कानून बना दिया और कार्यपालिका ने कानून को लागू किया। और इस कार्यपालिका के अंदर कौन कौन होते हैं कानून लागू करवाने में? हमारे राष्ट्रपति आते हैं, ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री आते हैं बच्चों, ठीक है, उसके बाद कई तरह के मंत्री आते हैं कार्यपालिका के अंदर। तो आप लोगों को समझ में आ गया, विधायिका का काम हो गया कानून को बनाना, और कार्यपालिका का काम हो गया बने हुए कानून को लागू करना। इस कार्यपालिका के अंदर कौन कौन आते हैं बच्चों? राष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, जितने भी मंत्री, वित्त मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में कानून को लागू करती है, ठीक है, शिक्षा मंत्री, जो शिक्षा के क्षेत्र में बनाए गए कानून को लागू करती है। रेल मंत्री का पद पहले था बच्चों, रेल मंत्री का पद को मिला करके अब नहीं, रेल मंत्री अभी भी है, लेकिन जो पहले जो वित्त होता था, पहले जो बजट पास होती थी बच्चों, उस बजट में पहले रेल का बजट अलग पास होता था। जब से बीजेपी का गवर्नमेंट आई है, उन्होंने रेल बजट को सामान्य बजट के साथ मिला दिया। अब रेल बजट अलग से पास नहीं होती, लेकिन रेल मंत्री आज भी है बच्चों, ठीक है। और न्यायपालिका का काम क्या होता है बच्चों? न्यायपालिका का काम होता है कानून की व्याख्या करके जनता को समझाना। अगर आपको किसी कानून पे संदेह है, मान लीजिए मैंने कोई अपराध किया, मुझे किसी अपराध के लिए सजा सुनाई गई, ठीक है, या पुलिस ने मुझ पर अत्याचार किया, तो मैं, जो जुडिशरी है, जो अपना देश का न्यायिक व्यवस्था है, जिसको हम कोर्ट के नाम से जानते हैं, मैं वहां अपील कर सकता हूं कि मेरे साथ गलत हुआ, अगर हुआ भी है तो वो किस कानून के तहत हुआ मुझे समझाया जाए। ठीक है बच्चों, तो ये अपील हम वहां कर सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया
जो सरकार का अंग होता है उसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका आते हैं बच्चों। ठीक है, विधायिका का काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम होता है बच्चों कानून को लागू करना, और न्यायपालिका का काम होता है बच्चों जो कानून नहीं मान रहे हैं उनको पनिश करना। ठीक है बच्चों, और ये तीनों अंगों के बीच शक्ति का विभाजन होता है। सबका काम अलग अलग है, अलग अलग रूप से तीनों अंग शक्ति कार्य करते हैं बच्चों। ठीक है, याद रखिएगा, शक्ति का विभाजन समान रूप से सब तीनों अंगों के बीच बंटवारा किया गया। सबका एक विशेष शक्ति और विशेष अधिकार दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया बच्चों ताकि कोई भी अंग जो है वो अधिक पावरफुल न बन जाए और मनमानी न करने लगे। यानी इन तीनों अंगों के बीच शक्ति को बांट दिया गया है। लेकिन न्यायपालिका जो है बच्चों वो स्वतंत्र है, न्यायपालिका पे किसी प्रकार की विशेष पाबंदी नहीं लगाई गई है। और याद रखिएगा, जो संविधान है, संविधान की व्याख्या न्यायपालिका करता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं सत्ता में साझेदारी, जो कि अब हमारा चैप्टर है, उस चैप्टर को समझते हैं। इस सत्ता में साझेदारी है बच्चों, ये हमारा VVI टॉपिक है, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जो चैप्टर है उस चैप्टर का ही नाम है सत्ता में साझेदारी। अब हम लोग समझते हैं कि सत्ता में साझेदारी होता क्या है बच्चों। तो जब किसी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी सरकार में, देखिए सिंपल सा समझिए, सत्ता में साझेदारी का मतलब होता है सरकार में हिस्सेदारी या भागीदारी, हिस्सेदारी या पार्टनरशिप। ठीक है, हिस्सेदारी या भागीदारी जो भी गई बच्चों, यानी अगर आप सरकार में अपनी हिस्सेदारी को निभा रहे हैं, अपने रोल को निभा रहे हैं, सरकार में आपकी भूमिका है, तो ये सत्ता में साझेदारी कराती है। और याद रखिएगा, जो डेमोक्रेटिक कंट्री होते हैं, जो लोकतांत्रिक कंट्री होते हैं बच्चों, उस लोकतांत्रिक कंट्री में सभी की सत्ता में भागीदारी होती है। एक महिला की भागीदारी उतनी है जितना एक पुरुष की है, एक हिंदू की भागीदारी उतनी है जितना एक मुस्लिम की है। यानी हर सामाजिक समूह, हर समुदाय की भागीदारी सरकार में होती है, तो उसको हम लोग सत्ता की साझेदारी कहते हैं। सत्ता की साझेदारी का मतलब होता है हर समुदाय का, हर सामाजिक समूह का, हर जाति का, हर धर्म का, हर व्यक्ति का सत्ता में भाग लेना। ठीक है, यानी सत्ता में सभी की भागीदारी होना सत्ता में साझेदारी कहलाता है। ठीक है बच्चों, और यह लोकतंत्र का मूल मंत्र है, लोकतंत्र का आधार है सत्ता में साझेदारी। ठीक है, क्योंकि जब तक सत्ता में साझेदारी सबको नहीं मिलेगा, यानी जनता को जब तक अधिकार, सत्ता में आपकी रोल है ना भाई, अगर आपका रोल नहीं है तो आप क्या चीज की भूमिका निभा रहे हैं। आपके लिए डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि आपको सरकार में भूमिका होनी चाहिए, आपको सरकार में रोल मिलना चाहिए। सबसे बड़ा रोल है कि आप सरकार का विरोध कर सकते हैं, सबसे बड़ा रोल है आप वोट देकर सरकार बनाते हैं, सबसे बड़ा रोल है कि सरकार के सामने आप अपनी मांगों को रख सकते हैं। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं सत्ता में आप अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आप डायरेक्ट नहीं निभा रहे हैं, लेकिन वो निभाने के लिए आपने अपने प्रतिनिधि को चुन करके भेजा है। ठीक है बच्चों, यानी लोकतांत्रिक सरकार में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सत्ता में होती है। यानी कह सकते हैं कि सत्ता में सभी की हिस्सेदारी को हम लोग कहते हैं बच्चों सत्ता में साझेदारी। सत्ता में सभी की हिस्सेदारी, सभी की भागीदारी को हम लोग कहेंगे बच्चों सत्ता में साझेदारी। और याद रखिए, सरकार के जो तीन अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, ये तीन अंगों में सत्ता की साझेदारी बटी हुई है। और ये तीनों अंग जो है मिलकर सरकार चलाने में हमारी मदद करते हैं। तो ये क्लियर हो गया बच्चों कि जो सत्ता होता है उस सत्ता में साझेदारी का मतलब हो गया है सत्ता में सभी का हिस्सेदारी होना, सभी जनता का, सभी सामाजिक समूह का, सभी धर्म का, सभी जाति के लोगों का साझेदारी अगर सरकार में है तो उसको हम लोग सत्ता में साझेदारी कहेंगे। और सरकार के तीनों अंग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, ये तीनों सत्ता में महत्व को, साझेदारी को निभाती है बच्चों। और इस पर सारी शक्ति एक बिंदु पर सिमटी नहीं रहती किसी एक, जैसे मान लीजिए राजतंत्र में है, राजतंत्र में सारी शक्ति किसके पास थी बच्चे? राजा के पास। अगर हम लोग तानाशाही अधिनायकवाद में आते हैं तो सारी शक्ति किसके पास है? डिक्टेटर यानी तानाशाह के पास है, यानी अधिनायक के पास है बच्चे। ठीक है, राजशाही में पूरी शक्ति राजा के पास है, लेकिन लोकतंत्र में पूरी शक्ति पीएम
सीएम, मुखिया, एमपी, एमएलए के पास नहीं बच्चों, क्योंकि एक दिन इनको भी हमारे पास वोट मांगने के लिए आना है और उस समय हम कह सकते हैं कि मुझे आपकी सरकार अच्छी नहीं लगी, मैं आपको वोट नहीं दूंगा। यानी वहां आपका रोल है, आपकी भागीदारी है, आपने एक वोट देकर सरकार बनाया है, आपके एक वोट की बहुत कीमत है। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं वोट नहीं दूंगा, सरकार मुझे पसंद नहीं है। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। वोट का कीमत इतना है कि आप सरकार को ही बदल सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपके एक वोट के कारण कोई जीत सकता है, कोई हार सकता है, इसलिए वोट का हमेशा सही उपयोग करना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं लोकतंत्र में द्वंद्ववाद। ठीक है बच्चों, लोकतंत्र में द्वंद्ववाद को समझ लेते हैं। ठीक, उसके बाद अपने अगले टॉपिक को देखेंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, एक टॉपिक में तो होगा नहीं, एक वीडियो में होगा नहीं, 3 से 4 वीडियो हम लोगों को एक क्लास में पढ़ाने में खत्म हो जाएगा। या देखिए, एक चैप्टर को पढ़ाने में 3 से 4 वीडियो लग जाएगा बच्चों। अगर हम लोग आते हैं द्वंद्ववाद को समझते हैं, तो देखिए लोकतंत्र में द्वंद्ववाद का अर्थ होता है अलग अलग विचार, हितों और दृष्टिकोणों के बीच टकराव होना। अलग अलग विचारधाराओं के लोगों के बीच, अलग अलग दृष्टिकोण वाले लोगों के बीच, अलग अलग समुदायों के बीच, अलग अलग सोच रखने वालों के बीच जो तनाव उत्पन्न होता है बच्चों, जो टकराव उत्पन्न होता है, उसी को द्वंद्व कहते हैं। अलग अलग विचार, अलग अलग हित, अलग अलग दृष्टिकोण के बीच टकराव होना क्या बच्चा, टकराव होना क्या कहलाता है, द्वंद्ववाद कहलाता है। और यह टकराव जो है बच्चों विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। ये विरोध की भावना जनता विभिन्न रूपों में प्रकट करती है, जैसे जन आंदोलन करके प्रकट करती है, राजनीतिक दल के रूप में प्रकट करती है, अलग अलग राजनीतिक विचारधारा के रूप में प्रकट करती है। तो हम लोग देखते हैं कि जन आंदोलन भी एक प्रकार का टकराव है, हम सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। राजनीतिक दल या अलग अलग विचारधारा वाले जो लोग हैं, उनके बीच जो टकराव होता है, आज बीजेपी कांग्रेस के बीच जो टकराव है, ठीक है बच्चों, आज कम्युनिस्ट और साम्यवादियों और समाजवादियों के बीच जो टकराव है, ये टकराव द्वंद्ववाद को दर्शाता है। आज जो हम आंदोलन करते हैं, चाहे चिपको आंदोलन हुआ हो, सरकार की नीति के खिलाफ एक आंदोलन था, ये भी एक द्वंद्ववाद का उदाहरण है। ठीक है बच्चों, लोग आंदोलन क्यों करते हैं, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं सरकार से या फिर दूसरे विचारधारा वाले लोगों से खिन्न रहते हैं, और इसी खिन्नता के कारण, इसी विचारधारा के कारण, इसी ऑपोजिट सोच के कारण वे लोग क्या करते हैं बच्चों, वे लोग आंदोलन करते हैं, विरोध करते हैं। और इसी आंदोलन और विरोध को कहते हैं द्वंद्व। अगर मेरा सोच आपसे मिलेगा तो मैं आपका विरोध करूंगा, कभी नहीं करूंगा। मेरा सोच आपसे नहीं मिलेगा तो मैं आपका विरोध करूंगा, और यही विरोध कहलाती है द्वंद्ववाद। यानी कहने का मतलब होता है विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच, विभिन्न विचारधाराओं वाले लोगों के बीच जो टकराव होता है, या फिर इसका एक उदाहरण जन आंदोलन भी ले सकते हैं, यह द्वंद्ववाद है बच्चों। द्वंद्ववाद का एक जीता जाता उदाहरण हम मुंबई में देख सकते हैं। मुंबई में अगर हम बात करें, 1961 में 34% मराठी थे बच्चों, लेकिन 2001 में मराठी पट के 57% हो गए। क्या बताता है ये बताता है कि 1961 में मुंबई में 34% जब मराठी थे, तो जो बच गए 100 - 34, 66% लोग जो बच गए बच्चों, वो 66% लोग क्या थे, वो 66% लोग बाहर से आकर बसे थे। कब, 1961 में। यानी 66% लोग 1961 में कहा के थे बच्चों, बाहर के थे। लेकिन 2001 में मराठी 57 हो गए, यानी बाहर से कितने लोग हो गए, 43% लोग हो गए बच्चों। यानी कहीं ना कहीं 2001 में सर्वे जब हुआ तो हम लोगों को यह स्पष्ट क्लियर हो गया कि मुंबई में बाहर से आने वाले लोगों की संख्या कम हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि इस समय 1961 तक मुंबई में चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, यहाँ तक कि गुजरात के लोग भी आया करते थे। ठीक है, लेकिन ये चेन्नई हुआ, बेंगलोर हुआ, हैदराबाद हो गया या गुजरात हो गया, ये सब क्या हो गए, डेवलप कर गए, विकसित हो गए, जिसके कारण दक्षिण भारत से और गुजरात से मुंबई आने वाले लोगों की संख्या कम होने लगी बच्चों। इन क्षेत्रों से कम मात्रा में लोग मुंबई आने लगे। अब ज्यादातर लोग मुंबई में कहा रह गए, ज्यादातर लोग मुंबई में आने वाले हमारे एरिया के, यानी यूपी, बिहार, यहाँ के लोग जो हिंदी भाषी लोग हैं, वह ज्यादातर लोग
आज के डेट में मुंबई में है। लेकिन एक समय 1961 के आसपास मुंबई में चेन्नई से भी लोग आते थे बच्चों, मुंबई में बेंगलोर से भी लोग आते थे, हैदराबाद से भी लोग आते थे। लेकिन अब मुंबई में ज्यादातर लोग यहाँ के नहीं, यहाँ के काम करने वाले नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि ये खुद डेवलप कर गया है, यहाँ खुद बहुत सारे रोजगार का अवसर खुल गया है। इन क्षेत्रों में तो अब हमारे यहाँ के लोग जाके काम कर रहे हैं, तो वहाँ के लोग हमारे यहाँ, वहाँ के लोग दूसरे राज्य में जाके काम क्यों करेंगे? इसीलिए वहां पर जो है रोजगार के अवसर खुल गए। तो इन एरियाज के लोग यानी बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, गुजरात, इन एरिया के लोगों का मुंबई आना कम हो गया। ठीक है, और केवल बिहार, उत्तर भारतीय लोग, बिहार और यूपी के लोग ही ज्यादा मात्रा में जाकर मुंबई में रहने लगे और वहां पर वो छोटे मोटे काम करते हैं, जहां पर उनको बेइज्जत किया जाता है और यहाँ के लोगों को गरीब भैया के नाम से पुकारा जाता है। समझे बच्चों? यानी मुंबई में यूपी और बिहार के लोगों को गरीब भैया के नाम से जाना जाता है, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। कहीं ना कहीं ये भी द्वंद्ववाद को दर्शाता है, क्योंकि मुंबई वाले मराठी समझते हैं कि मुंबई उनका है और वो विरोध कर रहे हैं हमारा। यूपी और बिहार के लोगों को विरोध कर रहे हैं, उनको हीन भावना से देख रहे हैं, उनको गरीब भैया कर रहे हैं। उनको ये नहीं मालूम है कि यूपी और बिहार के लोग अगर मुंबई जाना बंद कर देंगे तो मुंबई की बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, क्योंकि वहां लेबर के रूप में काम करने वाले हमारे यूपी और बिहार के लोगों ही ज्यादा मिलेंगे बच्चे। और लेबर जो है वह मजदूरी जो है, या मजदूर जो है वह किसी देश के विकास की रीढ़ है। मजदूर नहीं रहेंगे तो देश का विकास, राज्य का विकास नहीं होगा। आज मुंबई वाले को भले घमंड है, मराठियों को भले घमंड है, लेकिन याद रखें कि अगर हमारे देश के राज्य के गरीब भैया वहां जाकर काम नहीं करेंगे तो वहां बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो जाएगी बच्चों। ठीक है, और मुंबई में बिहार जैसे पिछड़े राज्य के लोग का, और ये याद रखिएगा, हमारे यहाँ के जो लोग काम करते हैं, बिहार के लोग और यूपी के लोग जो मुंबई में काम कर रहे हैं, वो अपना पैसा वहां के बैंकों में रख रहे हैं बच्चों। और वहां के बैंकों में मुंबई और बिहार के जो 43% लोग हैं बच्चों, इस 43% लोगों का एक बड़ा अमाउंट वहां पर बैंकों में जमा है, जिससे वह ऋण के रूप में बड़े बड़े फैक्ट्रियों को देकर वहां की बैंक भी फायदा कमा रही है। वहां के बैंकों को हमसे फायदा हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारे यूपी और बिहार के भाइयों के साथ मुंबई में अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है बच्चों। ठीक है, हिंदी भाषियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, उनके साथ मारपीट की जाती है, उनके ठेलों में आग लगा दिया जाता है। ऐसी अप्रिय घटना आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा, जो कि द्वंद्ववाद को दर्शाता है। ये द्वंद्व की पहचान है बच्चों। मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं, मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं, क्योंकि पूरी फाइनेंशियल स्थिति मुंबई से निर्धारित होती है बच्चों। ठीक है, और वहां पर तुष्टीकरण की नीति देखने को मिली है। तुष्टीकरण की नीति बोलने का मतलब क्या कि मुंबई की सरकार जो है वह बिहारियों और बंगालियों के, बिहारियों और यूपी के लोगों के पक्ष की ओर ध्यान न देकर मराठियों को खुश करना चाहती है। ऐसा इसलिए चाहती है ताकि जो मराठी लोग हैं वो खुश रहें, वो उनको ज्यादा से ज्यादा वोट दें और अगली बार उनकी सरकार फिर से बन पाए बच्चों। ठीक है, द्वंद्व का उदाहरण सिर्फ मुंबई में ही नहीं बच्चों, द्वंद्व का उदाहरण हम लोग मैसूर और असम में भी देखे हैं। मैसूर और असम में भी रेलवे की परीक्षा में बिहारी छात्रों के साथ मारपीट की घटना हो चुकी है बच्चों। यानी कहीं ना कहीं मैसूर और असम के लोग बिहार के छात्रों के साथ मारपीट की घटना कर चुके हैं, जो कहीं ना कहीं एक द्वंद्व को दर्शाता है। मैसूर और असम के लोगों को बिहार के लोग पसंद नहीं है, वो उनके खिलाफ द्वंद्व को दर्शाता है। उनको लगता है कि जो बिहार के छात्र हैं वो मैसूर और असम के लोगों का रोजगार छीन रहे हैं। ठीक है बच्चों, अगर हम लोग बात करें क्षेत्रीय भावना के आधार पर, तो क्षेत्रीय भावना के आधार पर भी समाज का बंटवारा होता है। अगर हम लोग देखें क्षेत्रीय भावना के आधार पर भी समाज का बंटवारा होता है, देखेंगे हम लोग। जैसे मुंबई के ही ले लीजिए, मुंबई के मराठी समझते हैं कि मुंबई उनका है, वो उनका क्षेत्र है, जिसके कारण जो है तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई है, समाज बढ़ गया है। वहां बिहारियों को, यूपी के लोगों को अलग दृष्टि से देखा जाता है और मराठियों को अलग दृष्टि से देखा जाता है। यहाँ तक कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वह भी मराठियों के पक्ष में है, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा वोट मिले, क्योंकि मराठियों की संख्या वहाँ 57% तक है बच्चों। ठीक है, आधा से ज्यादा मराठी है, वो जिसको सपोर्ट करेंगे सरकार उसी की बनेगी बच्चों। मैसूर में भी बिहार के छात्रों के साथ हो या असम में हो बिहार के छात्रों के साथ जो व्यवहार हुआ है, यह कहीं ना कहीं बंटवारा को भी दर्शाता है, क्योंकि मैसूर के लोग समझते हैं वो कर्नाटक के हैं और असम के लोग समझते हैं कि असमिया है, और बिहार के लोग उनका रोजगार छीन रहे हैं, इसलिए उन्होंने इनका विरोध किया है। ठीक है,
तो क्षेत्रीय भावना भी द्वंद्ववाद को उत्पन्न करता है। उसी तरह नस्ल और रंग भी समाज को बांटता है बच्चों। कैसे बांटता है? तो हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ रंग भेद नीति थी। ये रंग भेद नीति क्या है बच्चों? रंग भेद नीति का मतलब होता है रंग, चमड़ी के रंग के आधार पर जो भेद किया जाता है उसको रंग भेद नीति कहते हैं। जैसे अंग्रेज गोरे हैं, वो खुद को समझते हैं कि वो ग्रेट है, महान है, उनसे बड़ा कोई नहीं है बच्चों, इसीलिए वो अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। वो मानते हैं कि उनको काले लोगों को सुधारने के लिए भेजा गया है। ये विचारधारा जो अंग्रेजों के अंदर बनी हुई है, जिसके कारण अंग्रेज खुद को क्या समझते हैं? जो गोरे हैं वो खुद को कालों से ग्रेट समझते हैं और कालों को वो हीन दृष्टि से देखते हैं। तो ऐसी भेदभाव की भावना अपने अमेरिका में भी देखने को मिली है और अफ्रीका में भी देखने को मिल रही है बच्चों। याद रखिएगा, मेक्सिको जो कि अमेरिका के बगल का एक देश है, वहां के ओलंपिक के समारोह का बच्चों, ओलंपिक समारोह में 1968 में रंग भेद का भावना देखने को मिला था। 200 मीटर की दौड़ जीतने वाले एफ्रो अमेरिकन, ये काले होते हैं। एफ्रो अमेरिकन मतलब होता है अफ्रीका के और अमेरिका के लोगों का कॉम्बिनेशन, जो कि काले होते हैं। वो एफ्रो अमेरिकन धावक थे जिनका नाम था टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। इन दोनों व्यक्तियों ने बताया कि किस प्रकार अश्वेतों पर यानी कालों पर अत्याचार हो रहा है, किस प्रकार गोरे लोग जो हैं वो अश्वेतों के साथ, कालों के साथ भेदभाव कर रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनको विशेष सुविधाएं नहीं दी जा रही है। और ये सारे चीज ये जो 200 मीटर का पदक था जीतने के बाद उन्होंने वर्ल्ड के सामने लोगों को पेश किया, लोगों को वर्ल्ड के सामने इन चीजों को बताया बच्चों। इन्होंने जॉन कार्लोस और टॉमी स्मिथ ने उन्होंने वर्ल्ड के सामने बताया कि किस प्रकार गोरे जो है कालों पर अत्याचार कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के एक धावक थे जिनका नाम था पीटर नॉर्मन। वो ना तो काले थे और ना अमेरिकन थे। ठीक है बच्चों, वो श्वेत थे, अमेरिकन नहीं थे और श्वेत थे। फिर भी इन्होंने कालों की जो ये मांग थी, ये जो उन्होंने विचारधारा लगा, उन्होंने जो अपना सोच बताया वर्ल्ड के सामने कि जो अश्वेतों के साथ, कालों के साथ जो अंग्रेज है, जो गोरे हैं वो अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे, उनके साथ भेदभाव वाला नीति को अपनाया जा रहा है। इसका सपोर्ट अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के धावक पीटर नॉर्मन ने भी किया। तो पूछा जा सकता है कि किस ऑस्ट्रेलियाई धावक ने टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस का सपोर्ट किया था, समर्थन किया था? तो याद रखिएगा, पीटर नॉर्मन। इन्होंने भी रंगभेद नीति का विरोध करते हुए एफ्रो अमेरिकन धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस का 1968 में सपोर्ट किया था बच्चों, और कहा था कि रंगभेद नीति, काले गोरों के बीच भेदभाव देखा जा रहा है। ठीक है बच्चों, आज हम यहाँ तक पढ़ लेते हैं। इसको पढ़ने के बाद अगले वीडियो में हम लोग सामाजिक भेदभाव और विविधता से उत्पन्न स्थिति को समझेंगे बच्चों। तो इसके बारे में और देख लिया। तो देखिए, भेदभाव जो होता है समाज के आधार पर, भेदभाव हम लोग श्रीलंका में भी देख रहे हैं बच्चों। श्रीलंका में तमिल और सिंगली जाति के बीच भेदभाव देखने को मिलता है। तमिल हिंदू धर्म को मानते हैं और सिंगली बौद्ध धर्म को मानते हैं बच्चों। ठीक है, और ये तमिल भाषा बोलते हैं, ये सिंगली भाषा बोलते हैं। इस भाषा के आधार पर श्रीलंका का समाज जो है वो दो भागों में बटा हुआ है। तमिलों का अलग है, सिंगलियों का अलग है। लेकिन वहां की सरकार जो है वो तुष्टीकरण की नीति के तहत सिंगली को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि सिंगली की संख्या ज्यादा है। सरकार बनाने में सिंगली का बहुत बड़ा रोल रहता है। इसीलिए जो भी सरकार बनती है वो सिंगली के पक्ष में ही बातें रखती है, वह तमिलों के पक्ष में विशेष बातों को नहीं रखती है। लेकिन अब थोड़ी स्थिति वहां सुधरी है। ठीक है बच्चों, बेल्जियम में भी देखने को मिला है। बेल्जियम में फ्रेंच बोलने वाले और डच बोलने वाले लोगों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। तो भाषा के आधार पर हम लोगों ने दो देश के नाम को पढ़ा, श्रीलंका और बेल्जियम। श्रीलंका में तमिल और सिंगली भाषा के बीच तनाव देखने को मिलता है, और जबकि बेल्जियम में फ्रेंच और डच भाषा के लोगों के बीच तनाव देखने को मिलता है बच्चों। तो इस प्रकार हमारा जो ये वीडियो है, इसका पार्ट 1 है बच्चों, जिसमें मैंने आप लोगों को लगभग 25% बुक पढ़ा दिया है। ठीक है बच्चों, और इसके बाद मैं अगले वीडियो में लाऊंगा। पहले 2 से 3 जो वीडियो है वो ऐसा बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सिविक्स पूरी तरह से समझा दूंगा बच्चों, और इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आप टेंशन फ्री रहिएगा। इसके बाद में इस चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बच्चों, सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव
सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन को आपके सामने ला दूंगा बच्चों। इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है बच्चों। जय हिंद, जय भारत। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा बच्चों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा बच्चों। हो सके तो बेल आइकन में दबा दीजिएगा ताकि टाइमली हमारा नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।